चुनाव का मतलब सिर्फ जीत हार नहीं होता। ये जमीन पर लोगों की उम्मीदों, उनकी तकलीफों और उनकी आवाज का एक आईना होता है। आज हम एक जनादेश की, एक मैंडेट की परत दर परत पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि एक मजबूत भरोसा आखिर हाथ से फिसलता कैसे है। और इसके लिए हम चलेंगे दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा। तो ये है मंगोलपुरी। नक्शे पर तो ये दिल्ली की 12 नंबर की विधानसभा सीट है, लेकिन जमीन पर ये उन लाखों लोगों का घर है जो हर रोज एक बेहतर जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते हैं। उनकी कहानी ही इस चुनाव की असली कहानी है। तो हम इस पड़ताल को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर नतीजों के आंकड़ों में उतरेंगे, समझेंगे कि ये नतीजा क्यों आया, पिछले 7 चुनावों की पूरी कहानी देखेंगे और फिर वापसी के लिए एक ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। और आखिर में बात होगी शासन के उस वादे की जो हर चुनाव की बुनियाद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वोटिंग परसेंटेज और जीत के मार्जिन की बात करें, ये समझना बेहद जरूरी है कि मंगोलपुरी का वोटर किन हालात में जी रहा था। क्योंकि वोट का बटन दबाने का फैसला हवा में नहीं लिया जाता, वो रोजमर्रा के अनुभवों से बनता है। लोगों की शिकायतें क्या थीं? बहुत बुनियादी। कई गलियों में पाइपलाइन का पानी ही नहीं आता। बारिश हो जाए तो खुली नालियां उफन कर सड़कों पर। झुग्गियों में बिजली का बिल आसमान छू रहा था। सड़कें टूटी हुई थीं, जगह जगह कूड़े के ढेर थे और अंधेरी गलियों में सुरक्षा का डर। और कॉलोनियों को पक्का करने का वो वादा जो सालों से बस वादा ही था। ये छोटी छोटी परेशानियां लगती हैं ना, लेकिन जब ये रोज की हकीकत बन जाएं तो ये धीरे धीरे एक बड़ी नाराजगी में बदल जाती हैं। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। मंगोलपुरी के ही एक बाशिंदे की आवाज सुनिए। विकास के वादे तो बहुत हुए, लेकिन हमारी बुनियादी सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। ये एक लाइन वादों और हकीकत के बीच की गहरी खाई को दिखाती है, और राजनीतिक बदलाव अक्सर इसी खाई से पैदा होता है। तो ये तो थी जमीन की कहानी। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि डेटा या आंकड़े वो कहानी बताते हैं जो अक्सर सतह पर नजर नहीं आती। यूं समझिए कि ये नतीजों की एक डेटा पर आधारित ऑटोप्सी है जो हमें असली वजहों तक ले जाएगी। इस नंबर पे गौर कीजिए, 5255। ये 2025 के चुनाव में हार जीत का फासला था। मतलब ये कोई एक तरफा हार नहीं थी, मुकाबला बहुत बहुत करीबी था। इससे साफ है कि कुछ हजार वोटों का स्विंग ही पूरे नतीजे को पलट सकता था। हर एक वोट की कीमत थी। अब दूसरा अहम आंकड़ा देखिए, 64.9%। ये 2025 का वोटर टर्नआउट था, जबकि 2015 में यही टर्नआउट 72% से ज्यादा था। मतदान में ये गिरावट एक खतरे की घंटी है। इसका सीधा मतलब है कि जो वोटर पहले उत्साह से वोट देने आता था, वो या तो निराश हो चुका था या फिर उदासीन। और एक उदासीन वोटर किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। और इस ग्राफ में पूरी कहानी साफ दिखती है। देखिए, 2013 में जो समर्थन 58.5% के शिखर पर था, वो कैसे धीरे धीरे बूंद बूंद करके 2025 तक 45.2% पर आ गया। ये रातों रात नहीं हुआ, ये भरोसे का एक धीमा लेकिन लगातार क्षरण था। और ये डैशबोर्ड पूरी तस्वीर को एक जगह ले आता है। कुल वोटर बढ़ रहे हैं, विजेता बीजेपी है जो एक बड़ा स्विंग दिखाता है। जहां 2015 में आम आदमी पार्टी करीब 22,000 वोटों से जीती थी, वहीं 2025 में वो 5,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। ये आंकड़े एक बड़े राजनीतिक बदलाव की गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों से परे जाकर ये समझना जरूरी है कि हर वोट एक नागरिक की आवाज है, उसकी गरिमा का प्रतीक। हमारा संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी राय बिना किसी डर के रख सके। जब वो आवाज खामोश होती है या अपना रुख बदलती है, तो लोकतंत्र हमें रुक कर सुनने के लिए कहता है। तो हमने देखा कि क्या हुआ, अब सवाल है कि क्यों हुआ। तो वजह क्या थी? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली वजह, एक लीडरशिप गैप। पुराने लोकप्रिय विधायक के राष्ट्रीय राजनीति में जाने से जमीन पर एक खालीपन आ गया। दूसरी, संगठनात्मक थकान। लगातार हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और अंदरूनी गुटबाजी बढ़ती है। तीसरी, नैरेटिव का मेल न खाना, मतलब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो गए। और चौथी और सबसे अहम वजह, सामाजिक गठबंधन का टूटना। उम्मीदवारों को देखें तो वोटर के सामने चुनाव क्या था? एक तरफ 46 साल के धर्मरक्षक थे, एक स्थानीय व्यवसायी जिनका रिकॉर्ड साफ था, और दूसरी तरफ थे 67 साल के राजकुमार चौहान, एक पुराने अनुभवी नेता। तो ये लड़ाई एक तरह से नए और पुराने के बीच थी।
देखिए, मंगोलपुरी का जो सामाजिक ताना बाना है ना, वो बहुत दिलचस्प है। करीब 36% अनुसूचित जाति, 20% जाट और ओबीसी और 10% ब्राह्मण मतदाता। मतलब साफ है, कोई भी पार्टी सिर्फ एक समुदाय के दम पर यहाँ नहीं जीत सकती। आपको एक बड़ा, एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना ही पड़ता है। 2025 में यही समीकरण बदल गया। किसी भी चुनाव का नतीजा वैक्यूम में नहीं होता, वो सालों से चल रहे बदलावों की एक कड़ी होता है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और मंगोलपुरी के पिछले 7 चुनावों की कहानी देखते हैं। इससे हमें आज की तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये टाइमलाइन बहुत कुछ कहती है। 1998 से 2008 तक ये कांग्रेस का एक मजबूत किला था। 2013 में आम आदमी पार्टी की एक जबरदस्त लहर आई। 2015 में ये लहर अपने चरम पर थी। लेकिन 2020 में ही चेतावनी की घंटियां बजने लगी थी, जब वोट शेयर काफी गिरा और 2025 में बीजेपी ने ये सीट वापस अपने नाम कर ली। ये कहानी दिखाती है कि मंगोलपुरी का वोटर बहुत व्यवहारिक है, वो किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ तक गए। अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ से हमारी बातचीत का रुख डायग्नोसिस से प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाएगा। हमें कैसे स्पष्ट और जमीन पर उतरने वाले रोडमैप की बात करेंगे, जो खोया हुआ भरोसा वापस जीतने का रास्ता दिखा सकता है। इस रणनीति के फ्रेमवर्क को चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है, मतलब एक 4-मुखी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक साथ 4 अलग-अलग मोर्चों पर काम करती है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि लोगों से दोबारा जुड़ने का एक तरीका है। तो क्या हैं ये 4 चेहरे? पहला, मतदाताओं की मांगें, मतलब सीधे सीधे उन बुनियादी नागरिक समस्याओं पर फोकस करना जिनकी हमने बात की। दूसरा, हमारा आक्रमण, यानी अपनी ताकत, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए काम को सामने रखना। तीसरा, विपक्षी की कमजोरियां, यानी तथ्यों के साथ विरोधी के काम की कमियों को उजागर करना। और चौथा, रणभूमि का गठबंधन, मतलब उस बिखरे हुए सामाजिक समीकरण को फिर से जोड़ना। अब इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाए, ये है एक्शन प्लान। पहला, घर घर जाकर दोबारा संपर्क साधना, खासकर उन इलाकों में जहां वोटिंग कम हुई थी। दूसरा, मुद्दों पर आधारित अभियान चलाना, जैसे 100 दिन में साफ पानी का एक ठोस और समयबद्ध वादा। तीसरा, आंकड़ों के जरिए विरोधी की नाकामियों को सरल भाषा में बताना। और चौथा, एक बड़ा मोर्चा बनाना, ताकि सत्ता विरोधी वोट बटे नहीं। ये पूरी कवायद सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये शासन के उस वादे को निभाने के बारे में है जो हर चुनाव का आधार होता है। भविष्य का शासन भरोसे पर टिका होगा। और जब हम नागरिकों का डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि उनकी प्राइवेसी और सहमति सर्वोपरि है। अच्छी गवर्नेंस पारदर्शिता और जिम्मेदारी से ही आती है। तो सोच क्या है? सोच है राजनीति की संस्कृति को बदलने की, एक ऐसी संस्कृति बनाने की जहां चुनाव प्रतिनिधि एक शासक या रूलर नहीं, बल्कि एक चीफ सर्विस ऑफिसर की तरह काम करे, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जो नियमित रूप से अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करे और जिसकी प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का समाधान करना हो। तो अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाते हैं। क्या जनादेश एक परमानेंट ट्रॉफी है, जिसे एक बार जीत लिया तो वो हमेशा के लिए आपकी हो गई? या ये एक अस्थायी भरोसा है, एक ट्रस्ट है, जिसे आपको हर दिन अपने काम से, अपनी सेवा से बार बार कमाना पड़ता है? मंगोलपुरी की कहानी का सबक शायद इसी सवाल में छिपा है।